हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा इंजन पर। दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं कक्षा 6 से 12 तक की NCERT की बुक्स में से मुग़ल साम्राज्य। और इस मुग़ल साम्राज्य में हम कवर करेंगे बाबर, हुमायूं, शेर शाह और सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। इसके लिए हमने खुद कक्षा 6 से 12 तक की बुक्स में से जहां जहां मुग़लों के बारे में दिया है वहां से नोट्स बनाए हैं, जो हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। NCERT से बने नोट्स आपकी हर प्रतियोगिता में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना घाटी के शासक थे। बाबर मूल रूप से मंगोलिया के बरलास से संबंधित था। बाबर तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। आरंभिक समय में बाबर समरकंद का शासक बना, परंतु समरकंद पर उज़्बेकों के आधिपत्य के पश्चात वह भारत विजय की ओर उन्मुख हुआ। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में आदिजान उज़्बेकिस्तान में हुआ। 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना था। उसने अपने चाचा से समरकंद को प्राप्त करने का प्रयास किया और उसे 2 बार सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन दोनों बार यह क्षेत्र उसके अधीन नहीं हो पाया। अंततः उज़्बेक सरदार शैबानी खां ने बाबर को पराजित करके समरकंद को प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप बाबर ने काबुल की ओर अभियान किया और 1504 ईस्वी में उसे जीत लिया। 1510 ईस्वी में मेरू के निकट हुए एक युद्ध में ईरान के शाह इस्माइल ने शैबानी खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और बाबर ईरानी फौजों की सहायता से समरकंद पर प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन उज़्बेकों ने पुनः समरकंद से बाबर को अपदस्थ कर दिया। इस प्रकार बाबर के विरुद्ध हुई निरंतर इन घटनाओं ने उसे भारत पर विजय की ओर विवश कर दिया। बाबर द्वारा भारत जीतने का अभियान। बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का सर्वप्रथम कारण उसकी आय का स्रोत व उज़्बेक सरदार की सैनिक कार्रवाइयों से सुरक्षित होना था, और इन दोनों हेतु भारत एक उपयुक्त स्थान था। बाबर बदख्शा, कांधार और काबुल पर शासन करता था, जहां से प्राप्त आय उसके सैनिकों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं थी। उत्तर पश्चिम भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि 1510 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी एक बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य की रचना में व्यस्त था, जिसने अफगान सरदार दौलत खां लोदी, पंजाब का सूबेदार और राजपूतों को संशंकित कर दिया। बाबर ने सर्वप्रथम 1518-19 ईस्वी में भेरा के शक्तिशाली दुर्ग को जीता था, और इस दुर्ग को जीतने के समय सर्वप्रथम बाबर द्वारा तोपों और बारूद का प्रयोग किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, NCERT से हमने खुद नोट्स बनाए हैं, इसे आप ध्यान से सुने। इसके बाद हम इसी से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक वीडियो लाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए। पहले 1520-21 ईस्वी में पुनः बाबर ने सिंधु नदी को पार कर भेरा तथा सियालकोट पर विजय प्राप्त की। साथ ही लाहौर और पेशावर को जीतकर उसने संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आप देख सकते हैं। तो और काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनिए। बाबर द्वारा अपने पूर्व के 4 आक्रमणों के पश्चात 5वां आक्रमण 20 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1526 में। इन दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि इब्राहिम लोदी के साथ कौन सा शासक लड़ा था। तो ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया।
इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का शाहरुख प्रदान किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है कि शाहरुख का सिक्का कौन से शासक ने चलाया। शाहरुख नामी सिक्का है ना, तो ये शाहरुख नामी चांदी का सिक्का था जिसे बाबर ने प्रदान किया था, बांटा था। तो अपनी उदारता के कारण बाबर कलंदर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन भी आता है कि कलंदर कौन से शासक को कहा जाता है, तो बाबर को, क्योंकि वो काफ़ी उदार था। इस युद्ध के पश्चात बाबर का नियंत्रण दिल्ली तथा आगरा तक के संपूर्ण क्षेत्र पर स्थापित हो गया और आगरा में लोदियों द्वारा जमा धनराशि से बाबर आर्थिक कठिनाइयों से उभर गया। इस युद्ध में बाबर की जीत का श्रेय उस्मानी तथा तुलगुमा पद्धति को दिया जाता है। तुलगुमा पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चनों में आती है। तुलगुमा पद्धति क्या है? तोपों और गाड़ियों को आपस में जोड़ने की उस्मानी रूसी युक्ति जिसे उस्मानियों ने ईरान के शाह इस्माइल के विरुद्ध उपयोग किया था। तुलगुमा पद्धति होती है से एक सेना दोस्तों ये है और सामने से एक फ्रंट पे सेना ये आ गई, तो ये वाली सेना अगर ये ऐसे पीछे से भी इन्हें घेर लेती थी, इसे तुलगुमा पद्धति कहा जाता था। तो इस तरह की पद्धति का इन्होंने बाबर ने इस लड़ाई में यूज़ करा था, है ना, ईरान के शाह इस्माइल के विरुद्ध उपयोग किया था। पूछा जा सकता है कि तुलगुमा पद्धति क्या है, तो आप बता दो। और तुलगुमा पद्धति किसके खिलाफ इस्तेमाल करी थी, किसके विरुद्ध? तो उस्मानी ईरान शाह इस्माइल के विरुद्ध। दूसरी, घूमकर पीछे से आक्रमण करने की तकनीक जिसे उज़्बेकों द्वारा अपनाया गया, जिसे तुलगुमा पद्धति कहा जाता है। ये सारा NCERT की बुक्स में से लिया गया है और हम आपको इसकी रेफरेंस भी दे देंगे, बुक्स के नाम कहाँ से लिए गए, नई और पुरानी दोनों NCERT की बुक्स से। मुगल वंश की स्थापना और बाबर 1526 से 30 ईस्वी तक। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना नींव किसने रखी या मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने की, तो बाबर ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। NCERT से बिल्कुल हमने उठा लिया है। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मूलतः तुर्की जाति के चगताई वंश से संबंधित था। बाबर कौन से वंश से था? चगताई वंश से, जिसे मुगल कहा गया। बाबर माता से चंगेज़ खां का 14वां वंशज तथा पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर का शासनकाल 1526 से 30 ईस्वी तक 4 वर्षों तक रहा। दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। शेरशाह के काल में उसकी अस्थियों को उसकी इच्छा अनुसार काबुल के बागे बाबर में दफनाया गया। बाबर के भारत आगमन का महत्व। बाबर भारत आगमन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। कृषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात यह पहला अवसर था जब काबुल और कंधार मुगल साम्राज्य के अंग बने। काबुल और कांधार भारत पर आक्रमण के लिए आधार का कार्य करते रहे, इसलिए इन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बाबर और उसके उत्तराधिकारी लगभग 200 वर्षों तक भारत को भारी आक्रमण से सुरक्षित रखने में सफल रही। आर्थिक दृष्टि से काबुल और कंधार पर नियंत्रण के पश्चात भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि ये दोनों शहर पूर्व में चीन की ओर तथा पश्चिम में भूमध्य सागर के बंदरगाहों की ओर जाने वाले व्यापारिक गतिविधियों को प्रस्थान स्थल थे। बाबर द्वारा उत्तर भारत में राणा सांगा के नेतृत्व में स्थापित महासंघ की शक्तियों को नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार उस क्षेत्र में विद्यमान शक्ति संतुलन को समाप्त कर बाबर ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और बाबर द्वारा युद्ध में बारूद और तोपों का प्रयोग फलस्वरूप भारत में बारूद और तोपखाने की लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई। बाबर द्वारा युद्ध में बारूद और तोपों के प्रयोग के फलस्वरूप भारत में बारूद और तोपखाने की लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई, क्योंकि सबने देखा भारत में कि कैसे कैसे इसने तोपों का यूज़ किया बाबर ने, तो नए नए वेपन्स आए
उससे पहले सब तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती थी, तो तोप काफ़ी लोकप्रिय हुई, तो इससे भारत में लोकप्रियता बढ़ी इसकी, बारूद की और तोपों की। अपनी सैनिक पद्धतियों और व्यक्तिगत आचरण के द्वारा बाबर ने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात पुनः राजपद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। बाबर रूढ़िवादी सुन्नी था, लेकिन वह धर्मांध नहीं था, अतः वह इस्लाम के धर्म विशारदों, धर्म के ज्ञाता, धर्म गुरुओं तथा उलमाओं का समर्थन नहीं था। बाबर इस्लाम के धर्म गुरुओं का समर्थक नहीं था, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस सुन्नी था। बाबर को फारसी और अरबी भाषा का अधिक ज्ञान था। उसे तुर्की भाषा के प्रसिद्ध लेखकों में गिना जाता था। उसने अपनी आत्मकथा तजू के बाबरी चुगताई तुर्की भाषा में लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप देख लो, लिख लो कि तजू के बाबरी क्या है। तो बाबर की आत्मकथा है। इसे खुद बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। पूछा जाता है किस भाषा, तजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, और जो विश्व साहित्य की एक अमरकृति मानी जाती है, इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। तजू के बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। इसे बाबर ने लिखा, कौन सी भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा। तो ये सारा एनसीईआरटी से लिया हुआ है। बाबर अली शेर बनवाई के बाद चुगताई तुर्की भाषा का दूसरा प्रसिद्ध लेखक माना जाता है। किसके बाद? अली शेर नवाई के बाद। यह चित्रकार विहजाद का प्रशंसक था एवं नृत्य, संगीत तथा साहित्य में भी रुचि लेता था। बाबर ने मुबैयना नामक एक पद्य शैली विकसित की थी, जो इस्लामी विधि की एक पुस्तक है। बाबर के प्रमुख विजय अभियान। खानवा का युद्ध। ये युद्ध मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य फतेहपुर सीकरी के समीप हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के पश्चात दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति मजबूत हो गई और इसने आगरा से पूर्व की ओर ग्वालियर, धौलपुर आदि कई किलों को जीत लिया। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी और जीत के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी, जिहाद का नारा दिया था? तो वो है, देख लीजिए, ये खानवा के युद्ध में। और किसके पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के पश्चात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मालवा के मैदनी राय के मध्य लड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बीच लड़ा गया 1528 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। फिर हुआ घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों तथा नुसरत शाह बंगाल का शासक की संयुक्त सेना के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। इस युद्ध में महमूद लोदी ने अफगानों का नेतृत्व किया था। यह जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया युद्ध था। यह बाबर का अंतिम विजय अभियान था। तो दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य का हमारा पहला टॉपिक बाबर ख़त्म हो चुका है और आगे अब हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी हमने आपको अब तक पढ़ाया, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हम इससे जुड़ी हुई वीडियो आगे लाएंगे। और जहाँ से जो हमारा स्रोत था NCERT से, वो आपके सामने है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप इन बुक्स का हमने चैप्टर दे दिए हैं, उनका नाम दिया हुआ है चैप्टर का, वहाँ से आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसे शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले।